नमस्कार। कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस समय आप हैं दूरदर्शन हिमाचल के साथ और देख रहे हैं कृषि दर्शन। आप जानते हैं कि कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम ऐसे विषय और मुद्दों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं जिनका सीधा सरोकार रहता है हमारे किसानों और बागवानों से। आज हम एक ऐसा ही समसामयिक विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं जिसमें हम बातचीत करेंगे कि नए व पुराने बगीचों की तैयारी एवं सिधाई और काट-छांट पर। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में सादर आमंत्रित है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय शिमला के विभागाध्यक्ष एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर कल्लोल कुमार प्रमाणिक। और आपको एक बात बताते चले कि यह कार्यक्रम सजीव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और फ़ोन करके आज के विषय से संबंधित अपने सवाल या समस्याओं के समाधान के लिए हमारे स्टूडियोज में उपस्थित विशेषज्ञों से उत्तर पा सकते हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारे दूरभाष नंबर है 28000177 और 28000178। यदि आप शिमला के बाहर से फ़ोन करते हैं तो शिमला का STD कोड 0177 लगाना ना भूलें। नंबर मैं पुनः दोहरा देता हूँ 28000177 और 28000178। सर्दी का मौसम आने को है। ऐसे में हमारे किसान बागवान अपने बगीचों में तरह तरह के समसामयिक कार्य और शस्य क्रियाएं करते हैं। मसलन वो नए पौधे लगाते हैं और अपने पुराने पौधों में सिधाई एवं काट छांट का काम करते हैं। ऐसे में उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो नए व पुराने बगीचों की तैयारी और काट छांट सही तरीके से कर सके, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए डॉक्टर प्रमाणिक हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। सर्वप्रथम आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जैसा आज का हमारा विषय है कि शीत ऋतु आने को है, ऐसे में हमारे बागवान शीतोष्ण फलों का जो लगाने की तैयारी करते हैं उनमें तरह तरह की शस्य क्रियाएं करते हैं। तो शीतोष्ण फल मुख्यतः कौन कौन से हैं और शीतोष्ण फलों को कब लगाने का सही समय है? देखिए, एक बहुत अच्छा सवाल आप पूछा जी। हिमाचल आपका सेब का राज्य का हिसाब से माना जाता है, फलों का राज्य का हिसाब से भी माना जाता है। तो सेब शीतोष्ण फल में आता है। शीतोष्ण फल मतलब जिसके लिए कुछ ठंडापन जरूरत पड़ता है, तापमान जो चिलिंग आवर्स हम बोलते हैं, जैसे कि जो कोल्ड रीजियन फ्रूट्स भी बोलते हैं व हिली रीजियन पहाड़ी फल जहाँ जो होते हैं, बिल्कुल। जैसे कि सेब हो गया, आपका नाशपाती हो गया, आपका जो कीवी हो गया, बाकी मध्यम ऊंचाई वाला क्षेत्रों में जैसे गुठलीदार फल होता है, नट ग्रुप्स का फल जैसे वॉलनट, हेजलनट, पिस्ताचियो नट। तो इसी तरह जो जिसके लिए कुछ ठंडापन जरूरत पड़ता है, जो चिलिंग आवर्स, तो वो उसके लिए हम उसको शीतोष्ण फल बोला जाता है जी। तो अभी जैसे आप बोला कि इस फल को कब पौधे को कब लगाना चाहिए। देखिए, ये पौधे जब सुप्तावस्था में चला जाता है, जब लीफ फॉल हो जाता है, डोरमेंसी आ जाता है पौधे में, जो नया पौधे उसी टाइम में लगाया जाता है। ये हम दिसंबर एंड से लेकर आपका मार्च तक चल सकते हैं, माने लगा सकते हैं, क्योंकि जो एरिया में आपको देखे होंगे जो ज़्यादा स्नोफॉल हो गया वो तो उसमें तो मार्च तक आपको पौधे लगा सकते हैं। और जहाँ पर आपका स्नोफॉल नहीं होता है, ठंडापन आ गया, तो दिसंबर एंड से आप पौधे लगाना शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि अब सही समय है हमारे बागवानों को अपने बगीचे में नई पौध लगाने का। हाँ जी। तो ऐसे में क्योंकि प्रदेश में तरह तरह के जलवायु क्षेत्र है, हाँ। कहीं सर्दी की ऋतु अब शुरू हो गई है, कहीं थोड़े 10-15 दिन बाद शुरू होगी। तो ऐसे में हमारे जो बागवान है वो बगीचे में पौधे लगाने की तैयारी कैसे करे, मसलन वो मिट्टी का चयन कैसे करें, उनकी खेत की मिट्टी किस गुणवत्ता की है, कौन से पौधे वहाँ लगाने चाहिए, और वो पौध का जो चुनाव है वो कैसे करें, ये बताएं। देखिए, आप पहले सवाल जो मुझे पूछा था, जो कोई नया खेती लगाना चाह रहा है जी, तो देखिए, जैसे कि फलदार पौधे के लिए आप नया खेती जहाँ शुरू करेंगे, कुछ चीज़ों को पहले ही आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आपका बगीचा कुछ रोडेड साइड में है कि नहीं जी, क्योंकि आपको पता ही है हिमाचल में रोडेड साइड में ऑर्चर्ड मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो मिल जाता है वो भगवान माना जाता है। बिल्कुल जी। क्योंकि देखिए, क्योंकि पौधे जब पैदावार शुरू होंगे, जो रोड हेड के साइड में होंगे, इसको ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत अच्छा आसानी से वो कर सकता है। तो इसलिए एक तो वो वाला हमको फिजिबिलिटी देखना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा है
जो आपका जो एरिया में आप पौधे लगाएंगे वो कि बहुत ज़्यादा विंड मतलब हवा ना चले, तो उसके लिए जहाँ पर चलेगा तो उसमें कुछ विंड ब्रेकर मतलब ऐसे कुछ पौधे लगाए जैसे कि आपका तेज हवा उसमें थोड़ा रोक के आपका ऑर्चर्ड में जाए। जैसे कि आजकल आप पता ही है जो रोड साइड में कुछ फॉरेस्ट्री जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री का पौधे लगा के उसको भी विंड ब्रेकर का हिसाब से आप लगा सकते हैं जी। तीसरा है जहाँ पर आप ऑर्चर्ड करना चाह रहे हैं नया ऑर्चर्ड, वहाँ पर आपका इरिगेशन फैसिलिटी सिंचाई का बंदोबस्त है कि नहीं है वो ध्यान रखना पड़ेगा। फिर चौथा आएगा आपको गड्ढा बनाना है। बिल्कुल जी। आपको पता होना चाहिए जो गड्ढा कैसे बनाना है, वो ऐसे नहीं है जो आप पौधे ले लिया और ऐसे ही लगा दिया, ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिर होता है स्पेसिंग, दूरिया, एक पौधे से दूसरा पौधे का दूरिया कितना होना चाहिए वो भी आपको माइंड में रख के उसी हिसाब से गड्ढा बनेगा। बिल्कुल। फिर आपको मेन पौधे के साथ पॉलिनाइजर जो हम बोलते हैं उसको क्या कीवी जैसे जो जिसमें कि मेल और फीमेल प्लांट अलग होता है तो उसमें रेशियो का हिसाब से लगाना चाहिए, वो ध्यान देना पड़ेगा। ये सब चीज़ आपको पहले से ही माइंड में रख के आपको प्लानिंग करना चाहिए। बिल्कुल। फिर होगा जो प्लांटिंग जब करेंगे कौन से सिस्टम में आप पौधे लगाएंगे, अलग अलग किस्म होता है। जैसे स्क्वायर सिस्टम होते हैं, आपका ट्रायंगुलर सिस्टम होते हैं, हेक्सागोनल होता है, क्वीन कांग्स, मतलब अलग अलग सिस्टम होता है पौधे लगाने का तरीका। जैसे कि हिली एरियाज में आपको टेरेस में बना के छोटा छोटा जो सीढ़ीनुमा जो पद्धति है तो उसमें भी बना के पौधे लगाते हैं, कंटूर सिस्टम में लगाते हैं। तो ये सब चीज़ आपको माइंड में रख के फिर आगे जाना पड़ेगा। सबसे आगे फिर आपका जैसे आप भी बता रहा था जे मिट्टी का जांच। जी देखो मिट्टी का जांच तो पहले हो जाना चाहिए, कोई भी जगह में जहाँ पर ही ऑर्चर्ड लगाओगे पहले मिट्टी का जांच, फिर आपको पता चल जाएगा जो उसमें क्या कमी है तो उसी हिसाब से आप उसको जो फर्टिलाइजर अप्लाई करेंगे तो उसी अनुपात में आप अप्लाई कर सकते हैं जी। क्योंकि हम तरफ से हम देखेंगे जे शीतोष्ण फलों में हमको हिली एरियाज में पर्टिकुलरली नाइट्रोजन का डेफिसिट होता है, बिल्कुल, पोटासियम का डेफिसिट हो जाता है, फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपको बोरन का डेफिशिएंसी होता है, कैल्शियम का होता है, जिंक का होता है। तो ये सब चीज़ मद्देनजर पहले से रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपने जिन भी तथ्यों का बातों का जिक्र किया वो पूर्णतः वैज्ञानिक है और ये बात भी सत्य है कि हिमाचल प्रदेश के जो बागवान हैं वो चाहे सेब के बगीचे हो जिनके या अन्य फलदार पौधों के बगीचे हो, वो अब मात्र अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि एक व्यवसाय के रूप में करते हैं। ये अब व्यावसायिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे में ये एक उद्योग का रूप धारण कर रहा है। लेकिन जो नए बागवान हैं जो नया बगीचा लगाना चाहते हैं उनके लिए ये जो वैज्ञानिक विधि है वो एक अचरज से कम नहीं, उनके लिए प्रशिक्षण होना बहुत ज़रूरी है। तो वो किन बातों का ध्यान रखें और कैसे वो इन सब बगीचे की इन बारीकियों को सीखे ताकि उनकी जो शुरुआत है वो एक अच्छे बागवान की तरह हो और उनका जो पौधा है वो स्वस्थ तरीके से आगे बढ़वार की तरफ जाए और फलन की तरफ जाए। देखिए, जैसे कि पहले बगीचा लगाने के लिए आपको मेन चीज़ है प्लांटिंग मटेरियल। जी, जो आपके पौधे, हाँ, पौधे कहाँ से लेनी चाहिए? पौधे बहुत स्वस्थ होना चाहिए। पौधे का जैसे कि आपको पता ही है जी पौधे में बीमारी नहीं आना चाहिए। आजकल क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल हम बोलते हैं जी भाई ये चीज़ लगाना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, पौधे स्वस्थ होना चाहिए। फिर पौधे में जो वायरस, आजकल हम वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल भी सब जगह चल रहा है जी, क्योंकि वायरस अब ये देखिए कोरोना वायरस कितना खतरनाक हो चुका है हमारा जीवन में जी। तो इसी तरह हम वायरस को भी टेस्ट करके वायरस फ्री मटेरियल लगाने के लिए हम रेकमेंड करते हैं। आप जैसे पूछे जो पौधे कहाँ से मिलेगा, देखिए पौधे मिलना है तो जैसे इंस्टीट्यूट है हमारा, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्र केंद्र शिमला से ले सकते हैं, डॉक्टर OS परमार यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं, पालमपुर यूनिवर्सिटी ले सकते हैं, आपका मसूबरा में हमारा जो नौबहार में डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। नहीं तो रजिस्टर्ड नर्सरी, जो नर्सरी रजिस्टर्ड है उससे पौधे ले, क्योंकि पौधे रजिस्टर्ड नर्सरी में क्या होता है, नेशनल हॉर्टिकल्चरल बोर्ड इसको एक्रेडिटेशन करके इसको ग्रेडिंग करते हैं नर्सरी को, जो A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड नर्सरी। तो
ये होता है कि आप जब लेंगे कोई रजिस्टर्ड नर्सरी से, आपको पौधे का एक गारंटी होंगे, आप जो पौधे चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं। अभी नया जो खेत माने खेती में जा रहा है नया चार्ट बनाने के लिए, उसको पहले ध्यान देना चाहिए जे पौधे आपको कौन से रूस्टॉक के ऊपर, क्योंकि फलदार पौधे के लिए आमतौर पर से रूस्टॉक के ऊपर ही पौधे बनते हैं जो किस्में जी। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा आप कौन से रूस्टॉक के ऊपर पौधे ले रहे हो जी। उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा आपका दूरिया कितना बनाना है। जी डॉक्टर साहब, वार्ता जारी रखेंगे, एक फोन कॉल आ रहा है, उनसे बात करते हैं। हेलो, कृपया अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना नाम और अपना सवाल पूछें। देवीदास बोल रहा हूँ जी। हाँ बताइए। ये जिंक की स्प्रे कब दी जाती है सेब में जी? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कृपया स्पष्टता से बोलें। जिंक की स्प्रे कब दी जाती है सेब में जी? हेलो हेलो हेलो। हाँ आप दोबारा रिपीट करिए। ये अगर जिंक की स्प्रे कब की जाती है? जिंक जिंक अच्छा हाँ, जिंक जिंक हाँ, की सेब सप्लाई में, पौधों सेब में। में कब की जाती है? हाँ देखिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट। हम आपको पता ही है जो हर पौधे में कुछ ना कुछ ये माइक्रोन्यूट्रिएंट हम बोलते हैं, इसका डेफिशिएंसी जब होता है वो एक सिम्टम शो करते हैं, ठीक है ना। ठीक है। तो आपको ये चाहिए जे आप फोलियर स्प्रे करेंगे, जनरली माइक्रोन्यूट्रिएंट को हम फोलियर स्प्रे करने के लिए बताते हैं, ठीक है ना। हाँ, ठीक है जी। हाँ कुछ चीज़ है जैसे कि आपका कैल्शियम आपको माने सॉइल में भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन जिंक बोरन हम जनरली फोलियर स्प्रे में ही करते हैं, ठीक है ना। ठीक है। तो आप इसको जैसे ही फ्रूट सेट हो जाता है ना, हाँ जी। तो उसके बाद ही स्प्रे कर दीजिए। सेब में जी? हाँ हाँ ठीक है। ये जिंक की स्प्रे जी? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है ठीक। जी, थैंक यू जी। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इनका जो प्रश्न था वो माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की पूर्ति के लिए था। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं इनके माध्यम से कि एनपी के जो नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस है वो यूजुअली हम खाद के माध्यम से हाँ सर। सप्लीमेंट के रूप में बगीचों में देते हैं, लेकिन जो ये जैसे जिंक है, बोरोन है और अन्य जो 16 तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी आपूर्ति के लिए किसानों को, बागवानों को क्या करना चाहिए नहीं, और कौन सा सही समय है? ना वो तो अलग अलग है। जैसे कि आपको कैल्शियम आप तुरंत के 1 महीने पहले से ही आप उसको स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है सेल्फ लाइफ, जो कीपिंग क्वालिटी हम बोलते हैं ना, जो कोई भी फलों का वो बढ़ा देते हैं। तो इसलिए आपको वो वाला प्री हार्वेस्ट हम स्प्रे उसी हिसाब से। जैसे कि आपका बोरन, आप अनार का पौधे देखेंगे, अनार में जब फल बड़ा होता है क्रैक कर जाता है, तो वो जो है वो बोरोन डेफिशिएंसी से एक फ्रूट क्रैकिंग आ जाता है। तो फ्रूट क्रैकिंग के रोकने के लिए बोरोन का हमारा रिकमेंडेशन होता है। जिंक जैसे कि आपका फूड में एक रोजेटी टाइप सिम्टम्स देते हैं, फिर आपका लिप का भी एक कर्लिंग आ जाता है, तो ये डेफिशिएंसी आ जाता है। तो अलग अलग है, लेकिन हम डेफिनेटली जैसे ही थोड़ा फ्रूट सेट हो जाता है उसके बाद ही फोलियर स्प्रे का रिकमेंडेशन करते हैं। बाकी आपको जैसे हम बता रहा था जी रूट स्टॉक का, कौन से रूट स्टॉक के ऊपर आप पौधे ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका कितना दूरिया में आपको गड्ढा करना चाहिए। क्योंकि गड्ढा साइज जो पौधे लगाने के टाइम में गड्ढा के साइज हम बार बार बोल रहे हैं, जो 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर, ये 1 क्यूबिक मीटर का गड्ढा के साइज होना चाहिए जी। और गड्ढा खोदने के टाइम में जब आपका 1 मीटर हम डेप्थ में खोदना है तो आधा मीटर का मिट्टी एक साइड में रखिए, बाकी आधा मीटर से 1 मीटर तक मिट्टी को अलग रखिए, ठीक है। तो 1 क्यूबिक मीटर गड्ढा के लिए हम 10 किलो फार्म यार्ड मैन्योर, जो सड़े गले गोबर का खाद के लिए हम बोलते हैं। थंब रूल में जैसे आप पूछ रहा था जी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के लिए, हम थंब रूल में 35 ग्राम नाइट्रोजन, 70 ग्राम पोटेशियम और फास्फोरस और 35 ग्राम पोटेशियम का रिकमेंडेशन करते हैं, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। लेकिन पता होना चाहिए कि ये नाइट्रोजन आप कौन से सोर्स के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। आप नाइट्रोजन यूरिया के थ्रू भी देते हैं, आप नाइट्रोजन कैन के थ्रू भी देते हैं, आप कैल्शियम नाइट्रेट के थ्रू देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किस में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है। जैसे यूरिया में लगभग
50% माने 46% नाइट्रोजन होता है, तो राउंड फिगर में आप 50 मान के चलिए। जी। तो हम जैसे 35 ग्राम नाइट्रोजन बोलेंगे, यूरिया देंगे तो 70 ग्राम यूरिया आपको देना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से आप जब कैन देंगे, कैन में 25% होता है, तो आप जो 35 ग्राम बोलेंगे तो मतलब 4 गुना देना पड़ेगा, 140 ग्राम आपको कैन देना पड़ेगा। तो समझ गया? तो उसी हिसाब से आपको मिक्सिंग करना है। तो मिक्सिंग के करने के टाइम में ऊपर वाला जो मिट्टी रखा है उसमें आधा खाद दे दीजिए, नीचे वाला मिट्टी का जो है उसको आधा खाद मिक्स कर दीजिए, गोबर का खाद भी करके, जो ऊपर वाला मिट्टी है वो नीचे चला जाएगा और नीचे जो मिट्टी मिक्स किया वो ऊपर में आ जाएगा। गड्ढा के टाइम में ये ध्यान रखना चाहिए। फिर गड्ढा को 1 महीने पहले से प्रिपरेशन शुरू कर दे, क्योंकि गड्ढा में जो सेटल्ड होने के लिए, जैसे कि हम बोलते हैं ना, कोई जगह नया मकान बनाएंगे तो बेस मजबूत होना चाहिए। एकदम खोद के आप बना दिया तो वो हिल सकता है, तो यहाँ भी मिट्टी नीचे चला जा सकता है। मिट्टी को सेटल होने के लिए 1 महीने टाइम दे दीजिए, समझ गया ना? तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जी हाँ दर्शकों, आप देख रहे हैं लाइव फोन इन कृषि दर्शन कार्यक्रम, और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमारे दूरभाष नंबर 2800-177 और 2800-178 पर फ़ोन करके अब आज के विषय से संबंधित अपने सवाल, समस्याएं और उनके समाधान पा सकते हैं। आज का हमारा विषय है नए व पुराने पौधों पुराने बाग बगीचों की तैयारी एवं सिधाई एवं काट छांट। डॉक्टर प्रमाणिक, अभी हमने बात की कि नए पौधे जिन्होंने लगाए वो किन सावधानियों का ध्यान रखें और क्या क्या उनको करना चाहिए। अब आते हैं जिनके बाग बगीचे लगे हैं, पौधे बगीचे में हैं, वो भी शस्य क्रियाएं और समसामयिक काम शीत ऋतु में करते हैं, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आप सही बोला। एक बात मैं नया बगीचे के लिए जो बोल रहा था कंप्लीट कर लेता हूँ जी। जैसे कि आपको मैं जो मूल वृंत रूट स्टॉक का बात कर रहा था जी। जैसे कि सेब के लिए आपको पता ही होगा, लोग क्रोनल रूट स्टॉक का भी बहुत डिमांड आ जाता है। जैसे कि आपको M9, MM111, MM106, तो आजकल M793 बाय इसी तरह डिमांड आ रहा है। तो ठीक है, क्रोनल रूट स्टॉक का एक अलग महत्व है रूट स्टॉक का जी। वो कभी कभी देता है हाई डेंसिटी ऑर्चर्डिंग के लिए, कुछ रेजिस्टेंस के लिए, ड्राउट रेजिस्टेंस, कुछ आपका डिजीज रेजिस्टेंस के लिए। लेकिन कौन से परिस्थिति में क्लोनल रूट स्टॉक अच्छा चलेगा ये लोग को पता होना चाहिए। ये नहीं है जो आपको देख के मैं भी क्लोनल रूट स्टॉक लगा दूंगा। डॉक्टर साहब, अक्सर हम देखते हैं कायिक मूल वृंत के आधार पर जो जड़वे की पौध है वो आजकल बागवान एक दूसरे की देखी में लगा रहे हैं। आपकी उनको क्या सलाह है, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? ना, देखिए, सेइंग इज बिलीविंग, मतलब देख के तो सीखना चाहिए जो आपका हो रहा है मैं भी, लेकिन आपका परिस्थिति और हमारा परिस्थिति दोनों बराबर होना चाहिए, तभी आप उसको करिए। नहीं तो दूसरा परिस्थिति क्या होता है, मैं वही बोल रहा हूँ, जो क्लोनल रूट स्टॉक का जो डिमांड, उसके लिए जैसे मिट्टी भुरभुरा होना चाहिए, सॉइल डेप्थ अच्छा होना चाहिए, फिर उसके लिए आपका सिंचाई का बंदोबस्त होना चाहिए, फिर उसको लगाने के बाद एक स्टेकिंग जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब जहाँ पर है तो आप क्लोनल रूट स्टॉक आपको M9 के ऊपर आप कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपका मिट्टी ठीक नहीं है, स्टोनी सॉइल है, आप रेनफेड कंडीशन में ऑर्चर्ड लगाएंगे, आपके पास इनिशियल स्टेज में सपोर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं है, फिर तो आप सीडलिंग रूट स्टॉक के ऊपर जाना चाहिए। लेकिन हमारे पास ऐसे एक सेब का रूट स्टॉक है जो कि बहुत अच्छा है, उसका डिमांड भी बहुत आ रहा है, पूसा एप्पल रूट स्टॉक 101 बोल के, वो कोई भी कंडीशन के लिए बहुत अच्छा सूटेबल है। आपका उली एफिड के लिए वो रेजिस्टेंट है, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए रेजिस्टेंट है, आपका एप्पल जो व्हाइट रूट रॉट के लिए फील्ड रेजिस्टेंट है। तो सघन खेती ज़्यादा अल्ट्रा हाई डेंसिटी नहीं है, लेकिन 3 मीटर बाई 3 मीटर डिस्टेंस के लिए भी रिकमेंडेशन है। हमारा पर स्पॉट टाइप रेड डेलिशियस के ऊपर हमारा टेस्टेड है। तो ये सब चीज़ फार्मर्स को इसी तरह रूट स्टॉक भी लगाना चाहिए जब आगे बढ़ने के लिए। बाकी आप जैसे पूछा जो आजकल सुप्त अवस्था में डोरमेंसी में पौधे चला गया जी, बिल्कुल। तो पौधे जब डोरमेंसी में जा रहे हैं, मतलब पतझड़ हो रहा है, बिल्कुल। तो बगीचा में जब पतझड़ हो रहा है, वो पतझड़ को इकट्ठा करके हमारा क्या हम रिकमेंड करते हैं, 5% यूरिया का एक छिड़काव कर दे। उसमें क्या होता है, एक तो पत्ते में
पत्ते में कुछ डिजीज का वो रह स्पोर्ट टाइप रह जाता है, मतलब उसमें कुछ डिजीज रह जाता है जो कि आगे जाके फिर आपका जो ऑर्चर्ड जब पत्ते आना शुरू करते हैं अच्छा फेवरेबल जब कंडीशन में, वहाँ से एक साइकिल बन के फिर वहाँ ट्रांसमिट हो जाता है, इन्फेक्ट कर देते हैं। तो अभी 5% हम जब यूरिया का छिड़काव कर देते हैं बागीचा में, एक तो वो वाला जो फंगस का स्पोर मर जाता है, दूसरा क्या है पत्ते में एक डिकम्पोजिशन भी जल्दी आ जाता है। तो डिकम्पोजिशन होने के बाद क्या होता है, जो सॉइल का जो ऊपर में माल्च हो जाता है जो सॉइल में, वो एनरिच हो जाता है, उसमें खाद बन जाता है। तो एक तो ये वाला ध्यान देना चाहिए। फिर आजकल आपका तोलिया बनाना चाहिए, जो ऑर्चर्ड बेसिन हम बोलते हैं, उसको क्लियर करके एक बेसिन रेडी कर देना चाहिए। फिर दिसंबर में शुरू हो रहे तो आपका जो खाद, जहाँ पर जैविक खेती करेंगे तो जैविक खाद तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जहाँ पर आपका इंटीग्रेटेड जैविक के साथ आप रासायनिक खाद भी, तो आजकल उसी तरह तोलिया बनाने के टाइम में एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, जी बड़ा पौधे का जो इर्द गिर्द में ही जो उसमें ही खाद डाल देते हैं, वो ना करके आपका देखना पड़ेगा जी इसको फैलाया कितना है, क्योंकि इसके अंदर जो एक फीडर रूट होते हैं जो जिसमें जड़ से खाना पोषण तत्व लेते हैं पेड़, तो वो रूट कितना दूर तक गया, तो उसी हिसाब से आपका तौलिया बना के उसमें आपको खाद अप्लाई करना पड़ेगा। जी हाँ डॉक्टर साहब, आप हमारे आज के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और आपने हमारे किसान बागवानों को नए व पुराने बगीचों की तैयारी और काट छांट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए आपका धन्यवाद। कृषक मित्रों, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि आप अन्य बागवानों की देखा देखी में उनसे राय मशवरा लेके अपने बगीचों में पौध का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अपने बगीचों के भौगोलिक परिस्थिति, वहाँ की जलवायु, अपने बगीचे के खेत की मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर ही वैज्ञानिकों की सलाह के उपरांत ही पौध का चयन करें। और अगर आपका बगीचा लगा है तो आप किसी अनुभवी ट्रेनर प्रूनर से ही उसकी काट छांट और सिधाई का काम कराएं, ताकि आपके पौधे को सही आकार मिल सके, उसकी सही बढ़वार हो सके। यदि पौधे का आकार और बढ़वार सही तरीके से होगी तभी वो स्वस्थ पौधा बनकर पेड़ बनेगा और उसमें जो फल है वो भी गुणवत्ता युक्त होगा, जिसका आपको अंत में लाभ मिलने वाला है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस जानकारी से आपको जरूर लाभ हुआ होगा। अब अनुमति दीजिए कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार।